क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हिंदी कहानी का विकास। कहानी कौन से युग से शुरू होती है? कहानी सबसे पहले कौन से युग में मिलती है? कौन से युग की विधा है? हाँ, द्विवेदी युग की ना, आधुनिक काल की विधा है जो सबसे पहले द्विवेदी युग में मिलती है। दो तरह से काल विभाजन हुआ, एक काव्य की दृष्टि से और एक गद्य की दृष्टि से। गद्य की दृष्टि से जो विभाजन है थोड़ा अलग है। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने बताया पहली कहानी कब लिखी गई? 1900 वाले जो समय है इसमें हिंदी कहानी मिलती है, ठीक है। और पहली कहानी के लिए दावेदारी होती है, रेस होता है कि मैं पहली कहानी हूँ, मैं पहली कहानी हूँ। कुछ कहानियों में रेस लगी हुई थी, बताया था ना मैं आप लोगों को। तो उस रेस को कौन सी कहानी जीतती है? एक टोकरी भर मिट्टी। किसने लिखी? माधवराव सप्रे ने लिखा। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और कहानियां हैं जो दावा करते हैं कि हम हिंदी की पहली कहानी हैं। तो कौन कौन सी कहानी है उनमें से? प्लेग की चुड़ैल, वेरी गुड। किसने लिखा है? लाला भगवान दीन ने, ठीक है। और बंग महिला की कौन सी कहानी है? दुलाई वाली। एक नंबर का प्रश्न कल नोट कराना भूल गया था, लिखिए बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? इसमें नजदीक आने पर कट रहा है क्या? ये इधर वीडियो कट रहा है क्या? आ रहा है? आ रहा है ना, नहीं तो थोड़ा पीछे कर देंगे इसको। हो रहा हूं। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? लिख लिए? नाम नोट कीजिए। उत्तर राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। नोट कर लिए? चलिए, कुछ सन है जो मुझे कल याद नहीं आ रहे थे, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। आप लोगों ने कहानी लिखी होगी ना इंदुमती, उसके आगे कोष्ठक में लिखिए 1900। लिखे हैं? ओके, चलिए मेमोरी ठीक है, मतलब अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। एक टोकरी भर मिट्टी के आगे लिखिए 1901। हाँ, लिख लिए। और 11 वर्ष का समय के आगे लिखिए 1903। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। 1903 लिख लिए। उसके बाद दुलाई वाली को लिखिए 1907। लिख लिए हैं? इंदुमती 1900 में आ गई थी, लेकिन फिर भी पहली कहानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंदुमती 1900 में आई थी ना, उसके बाद आई है एक टोकरी भर मिट्टी। तो इंदुमती को पहली कहानी होनी थी, होना चाहिए ना इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी, पर नहीं है। क्यों नहीं है? कल कारण बताया था। क्योंकि वो अनूदित रचना है, मूल रचना नहीं है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो मूल रूप से किसी रचनाकार द्वारा लिखी गई हो, ना कि प्रभावित हो, ना कि अनुदित हो, ठीक है। जैसे अभी एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, जर्सी, देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? साउथ इंडियन जर्सी देखे हो? देखे हो ना? ठीक है, नहीं देखे हो तो देखनी चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने भी साउथ इंडियन जर्सी देखी उनका मन ही नहीं किया होगा कि हिंदी में जर्सी देखें, क्योंकि कहानी क्या है? वही है। केवल हमने क्या किया, उनकी भाषा से, तेलुगु या तमिल से हमने क्या कर दिया? हिंदी में रूपांतरित कर दिया। तो क्या वह मूल रचना कहलाएगी? कबीर सिंह तो देखी होगी आप लोगों ने, देखी है ना? कबीर सिंह कैसी रचना है? हाँ, अर्जुन रेड्डी का रीमेक है, बिल्कुल सही है ना। तो कबीर सिंह भी क्या है? रीमेक है। रीमेक मतलब फिर से, री मतलब क्या होता है? फिर से, दोबारा। मेक मतलब बनाना। इसीलिए तो आप दोबारा पढ़ते हो तो क्या कहते हो? रिवीजन, फिर से देखना। विजन मतलब क्या होता है? देखना। तो दोबारा जब देखते हो, है ना, टॉपर लोग रिवीजन करते रहते हैं और चमत्कारी लोग क्या करते हैं? पहली बार देख रहे होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, अरे ये भी है क्या सिलेबस में, है ना। तो रिवीजन कौन कर सकता है? जो साल भर पढ़ा है। रीमेक मतलब पहले से बन चुका है, दोबारा बनाया गया है। बॉलीवुड वाले ऐसे ही पैसा कमाते हैं, पूरा दिमाग साउथ इंडिया का लेते हैं, उसको कॉपी कर देते हैं और क्या करते हैं? करोड़ों कमाते हैं। जो सिंघम आई थी वो भी क्या है? रीमेक है। बॉडीगार्ड क्या है? रीमेक है।
सलमान खान की वांटेड क्या है? रीमेक है। 200 करोड़ कमा रहा था, तब साउथ इंडिया वाले को दिमाग आया कि कहानी हमारी, दिमाग हमारा, सब कुछ म्यूजिक हमारा, और 200 करोड़ कौन कमा रहा है? सलमान खान कमा रहा है, आमिर खान कमा रहा है। गजनी क्या है? रीमेक है। गजनी जो आमिर खान की आई थी, जो पहली 100 करोड़ कमाने वाली मूवी है, वो भी क्या है? रीमेक। तभी तो प्रभास की बाहुबली किस में लॉन्च हुई? सीधे हिंदी में लॉन्च हुई ना बाहुबली, एक साथ हिंदी और इंग्लिश में और सारे भाषाओं में लॉन्च हुई। जो KGF है वो भी किस में लॉन्च हुआ? हिंदी में लॉन्च हुआ ना। चलिए, तो कहाँ से हम लोग रीमेक पे आए थे? हाँ, मूल कहानी नहीं थी, है ना, अनुदित रचना थी। ठीक है, टेम्पटेस्ट का अनुवाद था, इसलिए इंदुमती का दावा क्या हो गया? खारिज हो गया। बाकी सबको आप देखते हैं कि बाकी सब कब लिखी गई? बाद में लिखी गई। तो बाद में लिखी गई तो पहली कहानी नहीं हो सकती। तो कुल मिला के हमारे छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे जीत जाते हैं और उनकी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। और छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र भी छत्तीसगढ़ मित्र है। क्लियर है? जीके का एक क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ मित्र। तीसरा क्वेश्चन जीके का एक और बता रहा हूं, कभी PSC देंगे तो, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? ये आप लोगों के BA में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? जिन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की, तो कौन है? माधवराव सप्रे। क्लियर है? चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग कहानी का काल विभाजन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि काव्य में पहला युग क्या कहलाता है? आधुनिक काल का पहला युग क्या है? काव्य में सबसे पहला युग क्या है आधुनिक काल में? प्रवेश द्वार। कल लिखवाया था भारतेंदु युग। जैसे ही आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे, सबसे पहला युग कौन सा मिलता है? भारतेंदु युग। उसके बाद अगला युग द्विवेदी युग, फिर अगला युग द्विवेदी युग के आगे नहीं लिखवाया था कि लिखवाया था? नहीं लिखवाया था। चलिए, द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। अभी मत नोट करो, कविता पढ़ेंगे तो कर लेंगे। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद, छायावाद के बाद आता है प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद आता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद नई कविता, नई कविता के बाद समकालीन कविता। लेकिन यह जो काल विभाजन है, किसको ध्यान में रखकर किया गया है? कविता को। समझ में आ रहा है? कहानी का युग अलग है ना। कहानी में प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति हैं, और उपन्यास में, दो चीजों में प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आने के पहले और जिनके आने के बाद जो पूरा परिदृश्य है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसीलिए प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, इन सब नामों से जाना जाता है। क्लियर है? तो कहानी के केंद्र में और उपन्यास के केंद्र में कौन है? कौन है? जोर से बोलो यार। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जो कहानी और उपन्यास के केंद्र में है। तो प्रेमचंद के पहले का युग क्या कहलाएगा? उस दिन समझाया था, पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? प्रारंभिक नहीं, प्रारंभिक को आदि कहते हैं। पहले का हिस्सा क्या कहलाता है? बोलो, सही बोल रहे हो? जो जवाब आ रहा था, एक दो लोग धीरे धीरे बोल रहे थे। मध्यकाल को दो भागों में बांटे हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्व, मतलब पहले का हिस्सा है ना, और बाद का हिस्सा क्या कहलाता है? तो ऐसे ही पूर्व और उत्तर शब्द को याद रखे रहना। जब प्रेमचंद का समय है वो तो प्रेमचंद युग कहलाएगा ना। प्रेमचंद के पहले का समय क्या कहलाएगा? प्रेमचंद पूर्व युग। ठीक है, कहानी का कौन सा काल? जब प्रेमचंद नहीं हुए थे, उनके पहले का समय। लेकिन कहानी में प्रेमचंद का अकेले राज नहीं है ना। जैसे मुंबई शहर में डॉन लोगों का शासन होता था ना पहले, तो एक डॉन के साथ दूसरा भी आ जाता था। ऐसे ही कहानी में दो डॉन है, एक तो प्रेमचंद है और दूसरे इनके बराबर के, टक्कर के कौन है? प्रसाद। कौन है? कौन है ये प्रसाद? प्रसाद का नाम सुना है? स्कूल में नहीं सुना है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 12वीं पास हो गए और प्रसाद का नाम नहीं सुना है। छायावाद के 4 स्तंभ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? कैसे 12वीं पास हो गए फिर? जयशंकर प्रसाद नहीं सुने हो? तो वही तो प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उनकी कहानी पढ़े होगे ना आप लोग? कौन सी कहानी पढ़े हो? पुरस्कार पढ़े हो? तो वही तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। यार कैसे पढ़कर आ जाते हो आप लोग? मैं पूछता हूँ तब बताते हो आप लोग। ठीक है, तो कहानी में दो सबसे बड़े नाम कौन है? एक तो मुंशी प्रेमचंद और दूसरा जयशंकर प्रसाद। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? बांट लिया है कि आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा। तो इस पूरे युग को जब प्रेमचंद प्रसाद कहानी लिख रहे थे, क्या कहते हैं? प्रेमचंद प्रसाद युग। क्लियर है?
केंद्रीय पात्र को याद कर लो, कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे हीरो को याद कर लो, भारतेंदु युग पूरे भारतेंदु के आसपास घूमेगा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के छायावाद में 4 बड़े स्तंभ आ जाते हैं, लेकिन कहानी में 2 ही स्तंभ है। एक स्तंभ कौन है? प्रेमचंद, और दूसरे स्तंभ कौन है? प्रसाद। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद। इनके पहले का युग क्या कहलाएगा? प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग, इनके पहले का समय, ठीक है, प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग। क्लियर है? इनका युग तो इनके नाम से जाना ही जाएगा। इनके बाद का युग क्या कहलाएगा? प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग। ठीक है, देखिए कितना आसान है, पहले का पूर्व, बाद का उत्तर। ठीक है, प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग, मतलब इनके बाद का समय। ये 3 मूलतः आपके कहानी में काल विभाजन है। ठीक है, 1 मिनट और मैं आपको सन ये नोट करवा देता हूँ। ये प्रेमचंद प्रसाद युग है। जो पहली कहानी है 1900 से शुरू हो जाती है कहानी लिखना, है ना, इंदुमती 1900 में आ जाती है। और पहले युग की जो सबसे बड़ी कहानी है उसने कहा था 1915 में समाप्त हो जाता है। प्रेमचंद की पहली जो प्रसिद्ध कहानी है लगभग 1915 में आई, और 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है, 37 में प्रसाद की। तो इनके मृत्यु के साथ इनका युग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो प्रेमचंद प्रसाद युग समाप्त हो जाएगा 1915 से 36 में। ठीक है, उत्तर प्रेमचंद प्रसाद युग को आप लिख सकते हैं 36 से लेकर आपका ये समय है 55 तक का। लिखिए, उत्तर प्रेमचंद प्रसाद युग 36 से 55 लिख लिए। फिर लिखिए नई कहानी। क्या लिखेंगे? नई कहानी। कविता में नई कविता आएगा, है ना। प्रेमचंद प्रसाद उत्तर युग या फिर प्रेमचंद प्रसाद उत्तर, ऐसा भी कर सकते हो। उत्तर प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग या पूर्व प्रेमचंद प्रसाद युग भी कर सकते हो। 55 हो गया। फिर 55 से 60 लिखिए नई कहानी। क्या लिखेंगे? नई कहानी। 55 से 60 लिखिए। 55 से 60 प्रेमचंद प्रसाद के बाद, उत्तर युग के बाद नई कहानी लिख लिए। उसके बाद लिखिए समकालीन कहानी। क्या लिखेंगे? समकालीन कहानी 1960 से अब तक। सभी नोट कर लिए? प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, उसके बाद उत्तर प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर नई कहानी और बाद में समकालीन कहानी। क्लियर है सबको? पीछे दिख रहा है प्रकाश? प्रकाश ही नाम है ना? कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, गलत लिखने से अच्छा है पूछ लेना, है ना। सबसे ये है बेटा 55 से 60, उसके बाद 60 से लेकर अब तक होगा वो समकालीन कहानी होगा। पीछे वाले दिख रहा है? लिख पा रहे हैं? चलिए ठीक। अब बताइए लास्ट में कौन सा, क्या कहा मैंने? समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन तोड़ दो। कल सेकेंड ईयर में यही बोल रहा था मैं कि हिंदी में कुछ भी समझ में नहीं आए तो उसको तोड़ देना, ठीक है, आसान हो जाता है। ठीक है, समकालीन 2 भागों में तोड़ोगे, 2 शब्द लग रहा है, कौन कौन सा? समधन कालीन। सम मतलब समान और कालीन मतलब काल, है ना, पुराना नहीं, है ना। समकालीन जो समान काल हो। ठीक है, तो समकालीन कहानी मतलब वो कहानी जो अभी लिखी जा रही है, वर्तमान में लिखी जा रही है। तो 60 के बाद का जो भी दशक है, जो कविता है, वो साठोत्तरी कविता कहलाती है, समकालीन कविता, क्योंकि ये बहुत पुरानी नहीं है ना। अभी 20, 30, 40, 50 साल ही पुरानी है। हम भी उस काल में हैं। इस काल में लिखने वाले कई लोग अभी भी क्या है? जीवित है। समझ में आ रहा है? तो जैसे विनोद कुमार शुक्ल है, कविता लिख रहे हैं, भले बुढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी लिख रहे हैं, तो हम उस कविता को, उस कवि को देख पा रहे हैं, वो हमारे काल में क्या है? जीवित है। तो वे रचनाकार जो वर्तमान में सक्रिय हैं या जिनकी रचनाएं अभी कुछ बरस ही पुरानी हैं, कुछ दशक ही पुराने हैं, वे क्या कहलाते हैं? समकालीन। क्लियर है? जैसे कि कबीरदास को कहेंगे, कबीरदास आपके समकालीन है क्या? नहीं है ना, उनको मरे 400-500 साल हो गए। तुलसीदास समकालीन है? सब पुराने हैं, इसलिए उनको हम प्राचीन में डाल देते हैं, नए को हम आधुनिक में। और जो बहुत नए हैं जैसे कुमार विश्वास, आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है? ये तो डूब मरने वाली बात है फिर। हाँ,
कुमार विश्वास मतलब यार अभी आधुनिक हिंदी कविता के सबसे बड़े नाम है कुमार विश्वास। वो सुना आप लोगों ने कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, सुना है कि नहीं? लड़के लोग नहीं सुने हो? हाँ सुने हो ना, काम आएगा है ना। ऐसी चीजें सुना करो, ठीक है। कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? कुमार विश्वास ने। कुमार विश्वास खुद हिंदी के प्रोफेसर थे, फिर राजनीति में इंटरेस्ट आया, नौकरी छोड़ दी, फिर क्या करने लगे? राजनीति करने लगे, फिर राजनीति से मोह भंग हो गया, वापस कविताएं कर रहे हैं। तो कुमार विश्वास क्या है? समकालीन है। आप कुमार विश्वास से मिल सकते हैं, उनकी रचनाएं अभी लगातार आ रही है, ठीक है। एक अंकिता सिंह है, बहुत अच्छी रचनाएं लिखती है, वो भी क्या है? समकालीन है। मुनव्वर राणा है, अभी भी लिखते हैं, जीवित है, वो क्या है? समकालीन है। आपको उनसे मिलने का, उनको प्रत्यक्ष सुनने का मौका मिल सकता है। और कुछ गुजर भी गए हैं, तो अभी कुछ साल पहले ही गुजरे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? समकालीन। ऐसे ही समकालीन कहानी में 1960 के बाद जितने कहानीकार है वो सब क्या में आएंगे? समकालीन कहानी में। क्लियर है सबको? कॉलेज में आ गए हो, जो चीज़ें रटनी होगी उसको मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, मेरे साथ याद करोगे तो फिर आपका बोझ बहुत कम हो जाएगा। और जो चीज़ समझानी है उसको मैं समझाऊंगा, तो उन चीज़ों को मत रटना। जैसे कि समकालीन का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहते हैं, आदिकाल को आदिकाल क्यों कहते हैं, किस काल को किस नाम से बुलाते हैं, इसको रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ जिस ट्रिक के साथ, उस ट्रिक के साथ चलते चलिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी कहानी के केंद्र में दो लोग हैं, कौन कौन है? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? प्रेमचंद प्रसाद युग। इनका समय कब से कब तक है? 15 से 36 तक है, ठीक है। तो 1900 से 1915 तक का समय प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग। 36 से बाद 55 तक का समय प्रेमचंद प्रसाद प्रसादोत्तर युग कहलाएगा, ठीक है। प्रेमचंद प्रसादोत्तर या फिर उत्तर प्रेमचंद प्रसाद युग, ठीक है। उसके बाद का युग क्या कहलाता है? 55 से 60 नई कहानी, और 60 के बाद समकालीन कहानी। क्लियर हो गया? हिंदी कहानी का विकास। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 10 नंबर का कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर एक निबंध लिखिए, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, लेख लिखिए। जैसा भी घुमा फिरा कर पूछे आपको वही लिखना है कि कहानी बहुत प्राचीन विधा है, प्राचीन काल से मनुष्य क्या है? कहानी कहता आ रहा है, सुनाता आ रहा है। आपके दादा दादी जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ रहे होंगे, उनको भी कहानियाँ आती है कि नहीं? तो कहानी कहने के लिए, कहानी सुनाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है कहानी और कविता। जैसे माँ है, वो बच्चे को क्या है? लोरी सुनाती है ना, चाहे लता मंगेशकर हो या ना हो, हर माँ गाती है बच्चे के लिए, है ना। तो कहानी है, गीत है, ये सब हमारी आदिम प्रवृत्तियाँ हैं। पुराने से पुराने समाज में भी आपको कहानियाँ मिलेंगी। आदिवासी समाज, आज से जो सैकड़ों साल पहले जिसको अक्षर ज्ञान नहीं था, उन समाज में भी कहानियाँ होती बहुत सारी। बल्कि आदिवासी समाज में तो इतनी सारी कहानियाँ और गीत हैं जो हमारे वर्तमान समाज में नहीं मिलता है। उनके पास हर अवसर के लिए गीत होते थे। समझ में आ रहा है? तो कहानी क्या है? बहुत ही प्राचीन विधा है, लेकिन उसका आधुनिक रूप हमको कहाँ मिलता है? आधुनिक काल में मिलता है। उसके पहले कहानी काव्यात्मक रूप में होती थी, काव्य में गुथी हुई होती थी। गद्य के रूप में कहानी का विकास आधुनिक काल में होता है। ऐसे भूमिका बनाना, उसके बाद फिर बताना। कहानी में प्रेमचंद प्रसाद प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको केंद्र में रखकर कहानी का विभाजन किया गया। कहानी का पहला युग क्या कहलाता है? प्रेमचंद प्रसाद पूर्व युग कहलाता है। फिर एक हेडिंग डाल देना, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? ट्विस्ट, है ना, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। फिर लिखना कि कुछ कहानियां हैं जो हिंदी की पहली कहानी होने का दावा प्रस्तुत करती है, जैसे कि इंदुमती, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय, और एक दो कहानी जो आपको याद है, प्लेग की चुड़ैल। सबका समय लिख देना। फिर बताना इंदुमती काल के अनुसार से तो पहली कहानी होनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि अनुदित रचना है, मौलिक रचना नहीं है, इसलिए से हिंदी की पहली कहानी नहीं माना गया। फिर 11 वर्ष का समय को रामचंद्र शुक्ला ने लिखा, दुलाई वाली ने 1907 में लिखा। इन सबसे पहले आ जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे ने लिखा 1901 में। समय के हिसाब से भी पहली, कहानी भी मौलिक है, इसलिए ये कहानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने के लिए योग्य है। और यह कहानी कहाँ प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये हो गया शुरू की कहानी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कहानीकार हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नाम सुना है?
ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी मैं बोलूंगा। उसने कहा था कहानी पढ़ी है? उसने कहा था, स्कूल में है ना आप लोगों के? सिलेबस चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ है? उसने कहा था कहानी पढ़ी आप लोगों ने? लहना सिंह रहता है, लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, नहीं है? ठीक है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लिखिए, प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लिख लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी भी कहते हैं, ठीक है। याद नहीं आया तो एग्जाम में सिर्फ गुलेरी जी लिख देना, वो भी पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ लोगों का सरनेम बहुत प्रसिद्ध हो जाता है ना, जैसे हरिवंश राय बच्चन, बच्चन की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी याद नहीं आ रहा, निराला, निराला लिख दो तो भी फुल मार्क्स है, निराला नाम ही काफी है, ठीक है। कुछ लोगों की उपाधि ही काफी हो जाती है। लिख लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ बेटा, क्वेश्चन, प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? प्रेमचंद पूर्व युग के सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? लिख लिए। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? हाँ, किसने कहा था रोशन? नहीं, उसने नहीं कहा था भाई, है ना, ठीक है। वो जिससे प्रेम करते थे उसने कहा था। बहुत प्यारी कहानी है। 1915 में कहानी आई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सी कहानी आई? उसने कहा था। लिखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियां, सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? या फिर लिखिए, प्रश्न को घुमाकर भी लिख सकते हैं, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सी कहानी लिखी? कैसे, आवाज नहीं आ रहा है? कौन सी कहानी है? इसके अलावा दो और कहानी लिखी, उसको भी नोट कर लो। बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, लिख लिए। और सुखमय जीवन। 3 कहानियां लिखी इन्होंने केवल। कितनी कहानियां? अरे यार, कितनी कहानियां लिखी? 3। कौन कौन सी? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो उसने कहा था तो याद ही रहेगा, दूसरा सुखमय जीवन या बुद्धू का कांटा याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, कई लोग होते हैं जो कई 100 कहानियां लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। तो आप कितना ज्यादा काम करते हो उससे महत्वपूर्ण क्या है? काम किस तरह से करते हो। आपकी पहचान किससे होती है? आपके काम करने के तरीके से होती है। सिर्फ 3 कहानियां लिखी इन्होंने। कितनी? 3। लेकिन मजाल नहीं है किसी भी प्रोफेसर की कि इसको छोड़ के हिंदी कहानी का विकास पढ़ा दे, क्योंकि आप इनको छोड़ देते हो तो पहले युग के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार को छोड़ देते हो। इनके बिना आप प्रेमचंद प्रसाद युग को पढ़ ही नहीं सकते, केवल 3 कहानी लिखने वाले गुलेरी पे। ऐसे ही जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो एक कवि है बिहारी नाम से, सुना है आप लोगों ने? बिहारी, ठीक है, बिहार के नहीं थे, नाम बिहारी था, ठीक है। तो बिहारी ने केवल 700 पद की एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। कई लोग 10, 50 कितने किताब लिखते हैं, साहित्य में कोई स्थान नहीं। बिहारी ने एक किताब लिखी और रीतिकाल के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं बिहारी। समझ में आ रहा है? तो आपको भी जीवन में ऐसा काम करना है, बहुत सारे काम मत कीजिए, एक काम ऐसा कीजिए कि वो आपकी क्या हो? पहचान हो। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ तमनार में एक जलेबी की दुकान खुली है ना? खाने जाते हो? कौन कौन खा के आया है? ठीक है। तो वो कुछ और बेचता है? नहीं बेचता ना, लेकिन जिसको भी जलेबी खानी है उसके पास जाते हैं कि नहीं? तो वही आपका काम, कितने काम वो आपकी पहचान नहीं बनेगा। एक काम में मास्टर हासिल करो और उसको इस तरह से करो कि लोग क्या उस काम के लिए आपके पास आए। अभी एक कहानी पढ़ेंगे आप लोग ठेस करके, फणीश्वर नाथ रेणु की।
तो पूरे गांव में जब भी किसी को कोई कारीगरी वाली चीज बनानी होती है, चटाई बनाने होते हैं, मोढ़े बनाने होते हैं, दस्तकारी करनी होती है, कुछ भी शिल्पकार का काम होता है, तो उस सिरचन के पास जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपकी पहचान किससे होगी? आपके काम से। तो गुलेरी ने केवल 3 कहानी लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसमें भी उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था कहानी है। किस कहानी के आधार पर उनको प्रसिद्धि मिली? उसने कहा था। ठीक है, रोशन ने कहा, गुलेरी ने कहा था, लेकिन गुलेरी ने नहीं कहा था। बहुत प्यारी कहानी है। हिंदी की पहली कहानी जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई। तो ये भी एक प्रश्न आता है कि हिंदी की कौन सी कहानी, वह कौन सी कहानी है जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई? हिंदी की पहली कहानी कौन सी है जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई? लिखो बेटा, भजन सुनना थोड़ी है। हिंदी की पहली कहानी जो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई। फ्लैशबैक, लिख लिए? जहां फ्लैशबैक लिखे हैं वहां एक शब्द लिखिए पूर्व दीप्ति। मैं जानबूझकर इस शब्द को पहले नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को पूर्व दीप्ति बोलता तो समझ में नहीं आता। ठीक है, फ्लैशबैक मतलब क्या होता है? पूर्व दीप्ति, पूर्व दीप्ति शैली। अब फ्लैशबैक से कुछ याद आ रहा है? क्या होता है फ्लैशबैक? हाँ, फ्लैशबैक मतलब क्या होता है? बोलो यार, क्या बोल रहे हो? खड़े हो जाओ, बोलो बोलो। पुराना समय, वेरी गुड। फ्लैशबैक, बैक मतलब क्या होता है? पीछे। और फ्लैश मतलब कैमरे में फ्लैश होता है ना, लाइट, मोबाइल में भी होता है। रात को किसकी जरूरत पड़ती है? फ्लैश लाइट की। तो पुराने पर प्रकाश डालना, पीछे प्रकाश डालना, मतलब कहानी कहने का एक नया तरीका है ना। एक थराजा एक थरानी करके नहीं, वर्तमान समय में याद कर रहा है क्या पुराना समय में कैसे हुआ। उसने कहा था कहानी शुरू होती है जैसे कोई मूवी देखते हैं। मगधीरा देखिए किसी ने? मगधीरा देखिए ना। तो मगधीरा का पहला सीन क्या है? क्या है मगधीरा का पहला सीन? वो गिर रहा है ना पहाड़ के नीचे से, लड़की हाथ दे रही है ना। सॉरी, लड़की पहले गिर रही होती, फिर वो गिरता है, उसके पीछे कूद जाता है और फिर कहानी शुरू होती है। समझ में आ रहा है? नई कहानी चलती है और 400 साल बाद आता है। फिर अचानक से जब हेलीकॉप्टर से वो गिरने लगता है पानी में, फिर पुराना याद करता है, उसको अचानक से सब याद आता है। तो ये तरीका क्या है? पीछे का याद करना। ये शैली क्या कहलाती है? फ्लैशबैक शैली। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली। क्लियर है? बूढ़ा हो गया है और सुना रहा है कहानी, जैसे भारत मूवी में बूढ़ा सलमान खान अपने जवानी की कहानी सुना रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी स्टाइल है? फ्लैशबैक शैली है। क्लियर है? उसने कहा था कहानी, थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। एक लड़की रहती है जिसको एकदम टीनेजर रहता है, किशोर अवस्था में रहता है। अभी आप लोग 11वीं 12वीं पास करके हैं, वैसे ही लड़की को पसंद करता था, लेकिन व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, है ना। आजकल तो सीधा नंबर लेते हैं, बोल देते हैं, प्रपोज मार देते हैं। अब वो बेचारा शर्मीला था, संकोची था, बस लड़की के पास जाकर बगल में पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? क्या पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई। अब देखो, साहित्य के विद्यार्थियों तो चीजों को, शब्दों को पकड़ना सीखो। एक शब्द से आपको समझ में आ जाना चाहिए, कुड़माई शब्द पंजाबी शब्द है, तो कहानी कहाँ की होगी? पंजाब की। समझ में आ रहा है? राजस्थानी शब्द आएगा तो आपको पकड़ लेना है कहानी राजस्थान की है, क्योंकि आपको प्रश्न आएगा कहानी का विश्लेषण कीजिए, तो उसमें एक आता है देश काल वातावरण। कहानी कौन से देश की है? देश मतलब भारत देश नहीं लिख देना है, कहानी छत्तीसगढ़ प्रांत, राजस्थान प्रांत कहाँ की है। तो तेरी कुड़माई हो गई, लड़की शर्मा जाती थी, उसको भी समझ में आ जाता था, है ना। कोई मूवी में वो बोलते हैं ना, दे दे प्यार दे में वो रकुल प्रीत बोलती है, जब उनको लाइन मार रहे हो, ऐसा है ना। तो जब ये पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की शर्मा जाती थी और बोलती थी नहीं हुई करके। क्या बोलती थी? नहीं। लड़का भी खुश हो जाता था, चलो भाई अभी स्कोप है, शादी नहीं हुई तो अपनी बात बन सकती है। जब भी मिलती थी एक ही प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की क्या बोलती थी? नहीं। एक दिन फिर मिलता है और पूछता है तेरी कुड़माई हो गई? लड़की बोलती हाँ हो गई। बात खत्म। कुछ हो सकता है कि अब आगे संभावना नहीं है। ठीक है, भूल जाता है, बात आगे बढ़ जाती है। बरसों बाद लहना सिंह फौज में चले जाते हैं और विश्व युद्ध छिड़ जाता है, पहला विश्व युद्ध छिड़ गया है। ठीक है, विश्व युद्ध छिड़ गया है तो लहना सिंह अपने साहब के घर जाते हैं युद्ध की तैयारी से पहले। तो साहब के घर जाते तो पानी देने आते, तो वही लड़की रहती जिससे वो पूछते थे कि तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है,
प्रेम तो प्रेम होता है, कुछ लोग जीवन भर एक से प्रेम करते हैं, उनको जीवन भर लहना सिंह को उनसे प्रेम रहता है, उनकी शादी हो जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो वो केवल इतना कहती हैं कि अपने साहब का और बच्चे का ख्याल रखना, मतलब साहब के बच्चे, उनके मेरे बेटे का ख्याल रखना, ठीक है। लहना सिंह कहता है ठीक है करके, इतनी बात होती है, विश्व युद्ध में पहुंच जाते हैं, लड़ाई होती है, और जब साहब को गोली लगने वाली रहती है, लहना सिंह उनके सामने आ जाते हैं, गोली अपने सीने पे ले लेते हैं और मरते मरते कहते हैं साहब उसने कहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा उसके पति को, लेकिन वो क्या कहता है, उसने कहा था, मतलब उसने मुझे कहा था कि इनकी रक्षा करना, और मैंने उनकी रक्षा कर ली। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत प्यारी कहानी है, मार्मिक कहानी है, मैं बहुत संक्षेप में सुनाया, लेकिन हिंदी की पहली महत्वपूर्ण कहानी है जिसने हिंदी को एक नई ऊंचाई दी। क्लियर है? तो हिंदी का पहला युग, कल दूसरे युग में, तीसरे युग में चर्चा करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, थैंक यू।